Hello everyone, good morning, namaskar. This is Dr. A.K. Singh, Associate Professor, Department of Law, Nehu Shillong. In this lecture, I am going to discuss about the Transfer of Property Act. तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जो डिस्कस करेंगे वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम। संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में डिस्कशन करने से पहले दो चीजें हमें जानना होगा कि हम यह अधिनियम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एक्ट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में संपत्ति अंतरण अधिनियम वैयक्तिक विधियों द्वारा गवर्न होता था, पर्सनल लॉज द्वारा गवर्न होता था। तथा यदि कोई हिंदू है और हिंदू को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो हिंदू लॉ लगता था, और यदि कोई मुस्लिम है, मुस्लिम को कर रहा है तो मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन करता है तो क्रिश्चियन लॉ को लगता था, क्रिश्चियन लॉ लगता था। इवन ये सिस्टम ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी जारी रहा, और उन्होंने पुराने सिस्टम को फॉलो किया, और साथ ही साथ दे अप्लाइड द इंग्लिश लॉ एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टू transfer to govern the transfer of properties, especially regarding immovable properties. However, later on, they felt problem, some confusion occurred in the mind. क्या हुआ कि सपोज कर एक मुस्लिम अगर किसी हिंदू को ट्रांसफर करता है, या हिंदू किसी मुस्लिम को करता है, हिंदू किसी क्रिश्चियन को करता है, तो ये मामला इंटर रिलीजियस हो जाता था, पर्सनल लॉ इसको गवर्न नहीं कर पाता था। So personal law was failed to govern the transfer, inter-religious transfers. That is why the Britishers decided that there must be a law which could govern to each and every religion, जो सारे religion को यूनानिमसली गवर्न कर सके। तो इसके लिए उन्होंने इंग्लिश लॉ कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करो जो इंडिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज को गवर्न करे। तो अल्टीमेटली लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया और गवर्नर जनरल के सामने उसको प्रोड्यूस किया, तथा गवर्नर जनरल ने 17 फरवरी 1882 को इस पे अपना सिग्नेचर दिया, और संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच वाज साइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑन 17 फरवरी 1882, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882। तो यह संपत्ति अंतरण अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, ये 1 जुलाई 1882 से लागू हो गई। और इस एक्ट में कुल 8 अध्याय, 137 धाराएं और एक अनुसूची है। सो देयर आर 8 चैप्टर्स, 137 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल इन द एक्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो now we have to discuss the thing in other direction also, क्योंकि जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, एक्ट का प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो इसमें हम पाते हैं कि वर्ड सर्टेन पार्ट्स हैज बीन यूज्ड। द ऑब्जेक्ट ऑफ टीपीए इज स्टेटेड इन द preamble, which says that this is an act to amend certain parts of law relating to transfer of property. So certain parts of law, ऐसा क्या मतलब हुआ? It means the act is not exhaustive in nature, मीन्स ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे ट्रांसफर्स पे लागू नहीं होता। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रांसफर्स, बिकॉज दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ये एक्ट ऑफ पार्टीज मीन्स एक पार्टी
पार्टी ने प्रॉपर्टी दूसरे पार्टी को जब अंतरित किया, तो इस तरह के ही ट्रांसफर टीपीए द्वारा गवर्न होते हैं। और सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू नो दैट इज द टीपीए इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंटरवाइवस ट्रांसफर। सो इंटरवाइवस ट्रांसफर हियर मीन्स द ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, मीन्स दो जीवित व्यक्तियों के बीच में जब संपत्ति का अंतरण होता है तभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है। एक बार फिर हम कहते हैं ये क्यों संपूर्ण नहीं है, बिकॉज दिस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू द ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब विधि के प्रवर्तन द्वारा कोई ट्रांसफर होता है, विधि के प्रवर्तन मीन्स ऑपरेशन ऑफ लॉ, उदाहरण के लिए सक्सेशन के मामले में, चाहे वो टेस्टामेंट्री सक्सेशन हो चाहे इंटेस्टेट सक्सेशन हो, ऐसे मामले में इस तरह के ट्रांसफर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे सपोज करते हैं कि ए है प्रॉपर्टी का ऑनर और वो मर जाता है, तो उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी उसके नियरेस्ट सक्सेसर्स को ऑटोमेटिकली चली जाती है। यहाँ पे दूसरी पार्टी या पहली पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। सो टीपीए इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और दूसरा, टीपीए एप्लीकेबल नहीं होती है यदि कोई ट्रांसफर कोर्ट के ऑर्डर से होता है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जनरली हम लोग जब टीपीए की बात करते हैं तो टीपीए इज गोइंग टू गवर्न ओनली द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। हाउएवर, सेक्शन 5 to 37 और अप्लीकेबल बोथ इन केस ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सो धारा 5 से लेकर धारा 37 तक के जो प्रोविजन है वो दोनों तरह की संपत्तियों, चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों पर लागू होते हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर applicable only in case of immovable property। बट जब हम मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर के क्या क्या ढंग हैं, अंतरण के क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या ढंग हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पहला होता है सेल, दैट इज विक्रय। दूसरा लीज, जिसको हम पट्टा कहते हैं। तीसरा मॉर्गेज, जो बंधक कहते हैं। और चौथा एक्सचेंज। पांचवा है गिफ्ट। और छठा है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। गिफ्ट मतलब दान, और अनयोज्य दावे का जब अंतरण होता है तो इस तरह के मोड हम टीपीए द्वारा गवर्न कराते हैं या टीपीए उसको गवर्न करता है। ओके। लेकिन जहां तक गिफ्ट की बात है तो गिफ्ट के प्रोविजन जो 122 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं, इसके प्रोविजन मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज पर लागू होते हैं। अब बात आती है जब संपत्ति की, जब हम संपत्ति अंतरण अधिनियम एक्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ दो चीजें हमारी निगाह में आती है। एक तो है कि संपत्ति और दूसरा अंतरण। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना है कि संपत्ति का मतलब क्या होता है और अंतरण का मतलब क्या होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि जनरली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एप्लीकेबल टू द immovable properties, but here we have to be clear what is the meaning of immovable properties। यहां हमें यह ध्यान देना होगा कि immovable प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति का अर्थ होता क्या है। और एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना है हमको कि immovable प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है। एक टेंजेबल होती है, एक इनटेंजेबल होती है। तो कभी कभी कोई प्रॉपर्टी टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है और या इनटेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी इनटेंजेबल मूवेबल हो सकती है या टेंजेबल मूवेबल हो सकती है। अब कोई प्रॉपर्टी टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तभी क्लियर होगा जब
हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है या कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है, उसके बाद ही ये तय होगा whether that property is tangible immovable property or this is tangible movable property or this is intangible immovable property or it is intangible movable property। तो इसके लिए सबसे पहले हमें संपत्ति अंतरण अधिनियम में उद्धृत धारा 3 को देखना पड़ेगा। दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सो इंटरप्रिटेशन क्लॉज हियर मीन्स निर्वचन खंड, या जिसको कह सकते हैं हम कि परिभाषा खंड। तो जब हम अचल संपत्ति की बात करते हैं तो ये चीज जब हम धारा 3 में जाते हैं, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 को देखते हैं, तो वहां पे ये क्लियर नहीं होता है। यद्यपि वहां पे ये डिफाइन किया गया है कि अचल संपत्ति का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इट हैज बीन डिफाइंड ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3, but the definition that has been mentioned there is mentioned in negative sense। negative definition has been given। नकारात्मक परिभाषा दी गई है। क्या लिखा हुआ अगर आप पढ़ते हैं कि immovable property does not include standing timber, growing crops and grass। ये चीज वहां लिखी गई, इसमें नकारात्मक परिभाषा दी गई है, लेकिन इस परिभाषा से ये क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है, ये चीज वहां पे क्लियर नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक्ट है, इफ देयर इज एनी एक्ट एंड सर्टेन वर्ड्स आर यूज्ड देयर, अगर कोई वर्ड उसमें यूज किया गया है but that word has not been defined in the definition clause of that particular act, then we can take the help of analogous laws। एनालॉगस लॉ मीन्स संबंधित मिलते जुलते अधिनियम से हम उस परिभाषा खंड को ले सकते हैं। जस्ट हम आपको यहाँ क्लियर कर दें, जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वहां पे एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया, व्हाट इज एन एग्रीमेंट। लेकिन जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि वर्ड एग्री हैज बीन यूज्ड इन द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट मीन्स एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो करार की परिभाषा को इंडियन पार्टनरशिप, भारतीय भागीदारी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तो उससे जो मिलता जुलता अधिनियम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट एवर डेफिनेशन हैज बीन गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग एग्रीमेंट, दैट वुड बी कंसीडर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आल्सो। उसी तरह से अगर सपोज करते हैं कि एनालॉगस लॉ में भी वर्ड डिफाइन नहीं किया है, देन वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो यही चीज यहाँ पे है कि जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 को देखते हैं, सेक्शन 3 को देखते हैं, तो वहां पे निगेटिव डेफिनेशन दी गई है अचल संपत्ति की, लेकिन उससे मामला क्लियर नहीं होता है और कोई ऐसा एनालॉगस लॉ भी नहीं है जिससे हम ये देख सके कि इमोरल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है। देन डायरेक्टली वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। सो हम जब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 3 उपधारा 26 सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 को देखते हैं, देन इट मेक्स द थिंग क्लियर and it says immovable property includes land, benefits arising to out of the land and things attached to the earth। अब ये जो तीनों चीजें दी गई हैं, इसको हमें डिटेल में जानना पड़ेगा, बिकॉज immovable property does not include only land, rather it includes benefits arising to out of land and things attached to the earth। और यहाँ लैंड का क्या मतलब होता है, भूमि का क्या मतलब होता है। लैंड हियर इंक्लूड्स सरफेस ऑफ द लैंड, एबव सरफेस ऑफ द लैंड एंड बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड। भूमि का मतलब सतह पर, सतह वाली भाग, सतह वाला भाग, उसके ऊपर का भाग और जमीन के अंदर की चीज नीचे वाला भाग भी
लैंड की परिभाषा में आता है। सो इफ द लैंड इंक्लूड्स below the surface of the land, then whatever things are there inside of the land, जो भी चीजें जमीन के अंदर पाई जाती हैं, that are also covered under the purview of the land. So आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे खान में कोई सोना पड़ा हुआ है, खान या सोने की खान में सोना है, कोयले की खान में कोयला, या चूने की खान में चूना, तो दोज लाइमस्टोन्स, यू कैन से कोक, अथवा अन्य चीजें जो खान में, दैट आर आल्सो कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स वो भी लैंड का भाग है, और लैंड चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, इसलिए वो चीजें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। तो लैंड, अब सरफेस ऑफ द लैंड की जहां तक बात आती है, जैसे लेक, रिवर, ये सब सरफेस ऑफ द लैंड पे पाई जाती हैं, तो दे आर आल्सो कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ लैंड। और कोई चीज, एनीथिंग which is naturally lying in the river or in the lake are also covered under the purview of immovable property. So suppose there are fishes which are naturally lying in the lake or in the river, those fishes will also be covered under the purview of immovable property. So मछली या मछलियां जो नदियों में, नेचुरली नदियों में पाई जा रही हैं, जब तक वो नदी के अंदर हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। ओके, बट दीज आर द tangible immovable properties. Now another question might be arising in the mind, intangible immovable property क्या होता है? तो जब intangible का मतलब और tangible का मतलब हमें यहाँ जानना पड़ेगा। tangible means the properties which are having physical existence, ऐसी संपत्ति जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या हम उसको फील कर सकते हैं। So these are covered under the purview of physical property, corporeal properties. But there may be certain properties which we cannot see, we cannot touch, even we cannot feel, are also covered under the purview of properties. एक चीज यहाँ और जानना होगा, हम लोग क्योंकि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी एज सच हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर। संपत्ति की कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ केवल संपत्ति का मतलब होता है कि bundle of rights. If we talk about the property, it means bundle of rights. So right includes intangible, right is an intangible property. So अगर हम, हमारा कोई right किसी immovable property के कारण जनरेट हो रहा, if any right is generated because of the immovable property, then that right is called intangible immovable property. अगर हमारा कोई right किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के कारण जनरेट हो रहा है, then that will be intangible movable property. So suppose right to ferry, right to fishery, अगर हम तो बात करें, right to ferry means नौका चलाने का जो अधिकार है, because this अधिकार, this right is being originated on the you can say surface of the river, and river is immovable property. So right to ferry, that is also intangible immovable property. Right to way, रास्ते का अधिकार, बिकॉज वो रास्ता हमें कहाँ जनरेट हो रहा है, लैंड पे मिल रहा है, तो लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दैट राइट इज आल्सो intangible immovable property. Okay, right to fishery, that is also intangible, मछली पकड़ने का अधिकार, that is also intangible immovable property. तो बेनिफिट्स arising out of land, एक दूसरी चीज जो हमको डिस्कस करना है, व्हाट एवर बेनिफिट्स आर एराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड के नाते जो भी बेनिफिट एराइज हो रही हैं, वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखना होगा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज इंग्लिश लॉ में एक वर्ड होता है प्रॉफिट ए प्रिंडर, और बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लगभग लगभग दोनों में सिमिलरिटी है, लेकिन हमारे यहाँ अधिनियम में प्रॉफिट ए प्रिंडर वर्ड नहीं यूज किया गया, रादर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड यूज किया गया है। तो जो भी बेनिफिट
लैंड से एराइज हो रही है, दैट आर आल्सो बीइंग कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज जो हमें एक्सप्लेन करना है, दैट इज थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो इस चीज को जानने के लिए, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, एक बार पुनः हमको संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में जाना पड़ेगा, जहां पर यह क्लेरिफाई किया गया है थिंग्स अटैच टू द अर्थ, व्हाट आर इंक्लूडेड अंडर द परव्यू ऑफ थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो थिंग्स अटैच टू द अर्थ इंक्लूड्स थिंग्स rooted to the earth, things embedded in the earth, and things attached to what is so embedded in the earth। लेकिन इसको पढ़ने के लिए मैंने, जैसा कि आपके सामने ये चार्ट है, फ्लो चार्ट, इसको आप देखेंगे तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। हमने थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ पहले किया है, देन थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड लास्ट में थिंग्स रूटेड टू द अर्थ। इसके पीछे कारण है, ये चीज हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।